तीन केसेस हैं। पहला वाला डायग्राम देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, दूसरा है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। इसमें और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये ट्रांसफार्मर है आइडियल ट्रांसफार्मर विच रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन। V1 आपने यहां दिया, उसकी वजह से यहां पर EMF बना E1, वो E1 ट्रांसफॉर्म हुआ E2 पे, E2 की वजह से आपको वोल्टेज मिला V2। प्लीज नोटिस कि ट्रांसफॉर्मेशन EMF का हो रहा है, वोल्टेज का नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पर काम करता है, दैट इज बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन। V1 सप्लाई वोल्टेज जब आप यहां देते हैं, उसकी वजह से सेल्फ इंड्यूस्ड EMF है, दैट इज E1। ये क्या है? ये एक सिंगल, ये वाली चीज अगर याद करें, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? व्हाट इज दिस? इंडक्टेंस है। दिस इज बेसिकली इंडक्टेंस, राइट? ये भी इंडक्टेंस है, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस में जब आप एक वोल्टेज देते हैं, जो करंट वो ड्रॉ करेगा, उसकी वजह से एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF बनता है। अब यहां पर क्योंकि आपने दो इंडक्टेंसेस लगा रखी हैं, तो इसलिए सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की वजह से यहां पर म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF बनता है। यही चीज अगर आप इसके केस में देख रहे हैं, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जानना चाहूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, ट्रांसफार्मर, ये रहा ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये इस सेक्शन का नहीं, हिस्सा नहीं है, ये अलग बना रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको ये इसी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ये अलग चीज है। ये ट्रांसफार्मर है, ये कोर है। कोर सब लोग जानते हैं कोर क्या होती है, ठीक है। कोर में कई सारे लेमिनेशन होते हैं, पतली पतली पट्टियां होती है बहुत सारी, उन सबको वार्निश की कोटिंग करके सब चिपका देते हैं आपस में। वो कोर के कंस्ट्रक्शन बाद में पढ़ेंगे। तो ये कोर आपने बना रखी है, कोर में आपने नंबर ऑफ टर्न्स देख करके एक वाइंडिंग इधर, दूसरी वाइंडिंग इधर, ये कर दिया। अगर कोर यहां नहीं लगाते, ये दोनों वाइंडिंग जो है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ऐसी हवा में रख देते हैं, तो क्या ट्रांसफार्मर काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो कैसे करेगा, मतलब क्यों करेगा? नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? ये वाली चीजें तो क्विज में आप लोग समझ ही चुके हैं। कोई भी जवाब तब तक पूरा नहीं है जब तक कि रीजन नहीं आता, उसका रीजन देना बड़ा जरूरी है। तो अगर आप इस कोर को हटा दीजिए तो काम करेगा? आपको क्या लगता है? इसका कोई फिलहाल सही जवाब, गलत जवाब नहीं है, जो भी आपको लगता है, कोर हटाने पर ये काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो क्यों करेगा? नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? करेगा। करेगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है करेगा? बहुत ही बढ़िया जवाब, एक्सीलेंट। म्यूचुअल इंडक्शन तो फिर भी होगा। अगर आपने दोनों वाइंडिंग को हवा में भी रख दिया, कोई कोर नहीं लगाई, म्यूचुअल इंडक्शन तो तब भी हो रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है? इससे तो फ्लक्स निकल रहा है, वो इसके साथ में लिंक, LINK, लिंक का मतलब जुड़ना, वो तब भी जुड़ रहा है। चाहे आप बीच में कोर लगाएं या ना लगाएं, तो कोर का फायदा क्या हुआ फिर? तो फिर कोर क्यों लगा रखी है हमने? क्यों फालतू में इतना सारा खर्चा बढ़ा रखा है? कोर का पर्पस, जवाब इसने ये दिया, जवाब की जगह सवाल दिया कि अगर ये कोर नहीं लगाएंगे और इसको हवा में रखा होगा तो क्या पूरा पूरा फ्लक्स ट्रांसफर हो जाएगा? यही पॉइंट है। देखो, मैं एग्जांपल देता हूं उसका। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक बड़ा सा एरिया है जहां पे एक तरफ नल लगा हुआ है, ठीक, एक तरफ नल लगा हुआ है और दूसरी तरफ पौधा लगा हुआ है। आपको यहां मान लीजिए नल लगा रखा है, वहां पर आपने पौधा लगाया हुआ है, और ऐसे में अगर आप नल खोलते हैं, आपको पानी देना है वहां पे, जहां भी आपने वो पेड़ या पौधा जो भी है वो लगा रखा है, वहां तक पानी पहुंचाना है। ये मान लीजिए यही वाला हॉल है, और ये समझ लीजिए उस हॉल के एक कोने में ये मेरा हाथ जिस तरह भी पॉइंट आउट कर रहा है, वहां पर उस दीवार पर आपने नल लगाया हुआ है, और ये वाला हाथ जिस तरह पॉइंट आउट कर रहा है, वहां पर आपने दीवार के पास में एक छोटा सा पौधा लगा रखा है, और यहां से वहां तक आपको पानी पहुंचाना है। आपने पूरी अपने अक्लमंदी का परिचय देते हुए आपने क्या काम करा कि नल वहां से खोल दिया,
और वेट कर रहे हैं, कभी ना कभी तो पानी वहां तक पहुंचेगा, जब पानी पहुंचेगा तो पानी लग जाएगा। हमारा सवाल ये था कि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर 3 पार्ट होते हैं। ये पार्ट बड़े सिंपल से होते हैं, ये सबको क्लियर है। ट्रांसफॉर्मर में खाली 3 पार्ट होते हैं और कुछ भी नहीं होता। डीसी मशीन में, इंडक्शन मोटर में तो आपने बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के अंदर खाली 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर। तो सवाल ये चल रहा है कि कोर की जरूरत क्या है। तो उसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लीजिए एक तरफ नल लगा हुआ है, दूसरी तरफ पौधा लगा हुआ है, और ऐसे में आपको पानी वहां पर पहुंचाना है, आपने खाली नल खोल करके बैठ गए, तो क्या होगा? क्या होगा अगर एक तरफ नल लगा रखा है, दूसरी तरफ पानी आपको पहुंचाना है, आपने नल खोल दिया, तो क्या होगा? सोर्स और पौधे के बीच की सर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सर, इस वजह से सर पानी पहुंचाने के लिए सर एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा। आप यहां तक आप सही बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर आप नल खोल दें तो होगा क्या, ये बताइए? पानी का क्या होगा? पानी का बिल्कुल भी पौधे तक नहीं पहुंचेगा, वेस्ट होगा। दैट्स करेक्ट, बस यही पॉइंट है, यही वाला पॉइंट। करेक्ट, दैट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यही वाला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर नल आपने यहां लगा रखा है, पौधा वहां पे, और आपने नल अगर खोल दिया तो पानी यहां से बहना शुरू होगा, बहता जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, पूरे हॉल में, इधर उधर कमरे में, जहां जहां उसको जगह दिखाई दे रही है हर जगह फैलेगा, और फिर लास्ट में जाकर के उस दीवार तक थोड़ा बहुत जो पहुंचेगा पानी, वही उसमें पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। यही इसके बजाय अगर आप एक पानी का जो पाइप होता है, ट्यूब, वो लीजिए, वो लेकर करके आपने नल में फिट कर दिया और दूसरा सिरा जो है आपने पौधे के पास में लगा दिया, तब क्या होगा? जितना पानी निकलेगा वो सारा का सारा सीधे पौधे में पहुंचेगा। यही पर्पस है कोर का। कोर बेसिकली यही वाला काम कर रही है। पहली वाइंडिंग में जब आपने सप्लाई दी है तो उसकी वजह से इसमें फ्लक्स निकलना शुरू होगा। वो फ्लक्स के लिए पानी का ट्यूब जो है वो ट्यूब की तरह से काम करती है। जितना फ्लक्स है वो पूरा पूरा इसी के अंदर घूमता रहेगा और पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में जुड़ जाएगा, लिंक कर जाएगा। अगर आपने कोर नहीं लगाई होती तो भी फ्लक्स लिंक करता, लेकिन बहुत सारा इधर उधर बर्बाद हो गया होता, इधर फैल जाता, उधर उधर हर तरफ चला जाता। उसमें से थोड़ा सा फ्लक्स वो जाके यहां पे लिंक करता है। एज अ रिजल्ट आपकी जो पावर जो ट्रांसफर हो रही है दैट इज वेरी लो, और इसकी एफिशिएंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाती, ये वाली चीज है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहां पर क्या था, मैं दोबारा एक बार बता रहा हूं कि ट्रांसफार्मर के अंदर अगर आपने कोर नहीं लगा रखी है तो उसकी वजह से नुकसान क्या होगा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन अब बन गया है। क्वेश्चन बेसिकली ये है, कोर अगर आपने नहीं लगा रखी तो उसकी वजह से नुकसान क्या होगा? आपका ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी, वेरी लो एफिशिएंसी। ठीक, तो कोर बेसिकली ये वाला काम कर रहा है, जितना फ्लक्स निकल रहा है वो पूरा पूरा फ्लक्स इसके साथ में जोड़ रहा है और पूरा फ्लक्स वहां पर पहुंचा रहा है। अब देखिए ये कोर किस चीज की बनी हुई है? मेटल की, कॉपर प्लेट्स, कॉपर के या सिल्वर स्टील है, कुछ किसी भी चीज की आपने कई सारी लेमिनेशंस हैं। लेमिनेशंस का मतलब पतली पतली प्लेट्स हैं। प्लेट्स, एक प्लेट ली, उस पर वार्निश कर दी, वार्निश मींस इंसुलेशन, इंसुलेशन। उसके ऊपर दूसरी चिपका दी, फिर वार्निश कर दी, फिर तीसरी चिपका दी, इस तरह चिपका देगा। इसकी वजह से फायदा क्या होता है, फायदा डिस्कस करेंगे। उसमें लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाता है, बाद की बात है, लॉस बाद में। तो ये इस तरह से ये आपने पूरी कोर बना रखी है। अब इसके अंदर पूरा फ्लक्स इधर से उधर तक ट्रांसफर हो रहा है, मेटल की बनी हुई है और ये इंडक्टेंस वाला काम कर रही है। यही वो है जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। तो इस कोर की अंदर जितना करंट जा रहा है, कोर की मॉडलिंग इज दिस, बेसिकली वो कोर की मॉडलिंग यहां पर करी हुई है। जो कोर की जो इंडक्टेंस है, कोर की इंडक्टेंस वो ये है, और इसके अंदर जो करंट जा रहा है दैट इज म्यू। ये है आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। आइडियल ट्रांसफार्मर जिसके अंदर कोई लॉस नहीं है, बिल्कुल कोई लॉस नहीं हो रहा, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और उस पर लोड आपने नहीं लगाया हुआ, तब उसके अंदर क्या होगा? कोर के अंदर खाली छोटी सी करंट ड्रॉ हो रही है जो कोर को मैग्नेटाइज करने के काम में आ रही है, कोर को मैग्नेटाइज कर रही है, कोर, जिससे कि कोर के अंदर फ्लक्स घूम रहा है, बस खाली इतना सा काम हो रहा है इसके अंदर और कुछ नहीं। इसके बजाय अगर आप यहां पर देखें प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, तो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों बिल्कुल बराबर है, खाली एक डिफरेंस है, इसके पैरेलल में एक ये रेजिस्टेंस वॉल लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस है,
मैं क्लियरली बनाता हूं, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस छोटी सी है और हम रेजिस्टेंस को यहां पर आर लिखने के बजाय इनवर्स ऑफ आर, ये एक लिखने का तरीका है। आप चाहें तो आर नॉट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आर नॉट ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आर नॉट लिख दीजिए। किताबों के अंदर आपको हमेशा जी नॉट लगेगा, जी नॉट लिखा हुआ दिखाई देगा। जी नॉट बेसिकली क्या है, जी इज इक्वल टू 1/r, ये है। लेकिन अगर आप इसको जी की तरह से पढ़ेंगे फालतू में कंफ्यूजन होगा, क्या जरूरत है पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो। ये बी नॉट पढ़ेंगे और फालतू में कंफ्यूजन होगा, चेंजेस टू एल नॉट। एल जानते हैं सब लोग, इंडक्टेंस, एल मतलब इंडक्टेंस होती है। आर एल सी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सबने पढ़ रखी है ना, तो हमने कभी जी पढ़ा है ना हमने कभी बी पढ़ा है, क्यों फालतू में कंफ्यूज हो रहे हैं, मत कंफ्यूज होइए। ये वाली चीज समझिए क्या है। यहां पर जो बी लिखा हुआ था बाय द वे बताता हूं, बी वॉज इक्वल टू 1/L, ये था एक तरह से इनवर्स था उसका, कोई मतलब नहीं है। तो आर नॉट और एल नॉट ये दोनों चीजें यहां पे लगी हुई हैं। अब ये इसमें और इस डायग्राम में खाली एक फर्क पड़ गया, यहां पर ये आर नॉट भी आ गई। ये आर नॉट क्या है, इस कोर के अंदर जो फ्लक्स घूम रहा है, इसके साथ इस कोर की जो अपनी रेजिस्टेंस है, कोर के अंदर भी तो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस भी काम में आ रही है। उसके रेजिस्टेंस की वजह से उसके अंदर वॉटफुल लॉसेज हो रहे हैं। वॉटफुल यानी कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉस कौन से होते हैं, I²R। I²R लॉसेज सबसे ज्यादा होते हैं, कॉपर लॉस। बल्ब जो होता है, बल्ब जलता है, किस वजह से जलता है, क्योंकि उसके अंदर I²R हो रहा है। I²R की वजह से ही बल्ब जलता है, वरना बल्ब नहीं जलता। बल्ब के अंदर कोई पावर नहीं आती, जितना पावर कंजम्पशन होता है, ऑल द पावर कंजम्पशन दैट इज बिकॉज ऑफ I²R। हीटिंग इफेक्ट, गर्मी जो मिलती है, हीटर्स जो आपने लगा रखे हैं, एलिमेंट्स वाली जितनी चीजें, वाटर इमर्शन रॉड जो होती है, गीजर होते हैं सारे, इन सब के अंदर देयर इज अ वेरी लो रेजिस्टेंस माइंड यू, नॉट अ हाई रेजिस्टेंस, बहुत लो रेजिस्टेंस है। वो जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी उतनी करंट ज्यादा लेगा, जितनी ज्यादा करंट लेगा उतना I²R की वैल्यू बढ़ जाएगी, उतनी हीटिंग उसमें से मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर एक आपके पास में एक 1000 वॉट 1000 वॉट्स की अगर एक इमर्शन रॉड है और एक 2000 वॉट्स का गीजर है, इसका मतलब गीजर के अंदर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है दैट इज वेरी लो, और बहुत कम है एज कंपेयर टू द इमर्शन रॉड। इमर्शन रॉड के अंदर फिर भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है, इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल जीरो। तो ये रेजिस्टेंस की वजह से I²R लॉसेस होते हैं। तो इस कोर की जो अपनी रेजिस्टेंस होगी, मेटल का बना हुआ है तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस की होगी, वो रेजिस्टेंस की वजह से इसके अंदर जितने लॉसेस हो रहे हैं वो लॉस को दिखाने के लिए आपने ये वाला काम करा। ये IW वाली करंट है जो R0 के अंदर जाएगी, तो उसकी वजह से आपको I0² IW² R0 ये लॉस इसके अंदर कोर के अंदर आपको होता हुआ दिखाई देगा। सबसे बेसिक एक्सप्लेनेशन यही है, ठीक है। इन दोनों डायग्राम्स के अंदर फर्क समझ में आ रहा है सब लोगों को। आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, इनके अंदर बस खाली यही डिफरेंस है इतना। अब अगर इसके एक स्टेप और आगे जाते हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, तब आपको यहां पर इस साइड में ये काफी बड़ा सा डायग्राम दिखाई देता है, लेकिन इस डायग्राम को समझना बड़ा आसान काम है। ये डायग्राम बाय द वे पिछले डायग्राम से खाली इतना फर्क है कि इसमें खाली एक रेजिस्टेंस इंडक्टेंस यहां पर और एक रेजिस्टेंस इंडक्टेंस यहां पर और आ गई है, बस। इस डायग्राम को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि ट्रांसफार्मर के कितने हिस्से होते हैं, कितने पार्ट्स उसके अंदर होते हैं? 3। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और कोर, ठीक। ये रही प्राइमरी वाइंडिंग, ये रही कोर, और ये रही सेकेंडरी वाइंडिंग, खत्म, दैट्स ऑल। प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है। प्राइमरी वाइंडिंग तार से बनाई गई है, उस पतले से तार को कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए गए हैं। नंबर ऑफ टर्न्स दे देंगे तो उसकी इंडक्टेंस बन जाएगी, वो इंडक्टेंस थियरी। और तार है तो उस तार की अपनी रेजिस्टेंस भी होगी, वो रेजिस्टेंस थियरी R1 X1। उसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग की R2 और X2, R2 और X2 सेम चीज। कोर के अंदर जो दो चीजें होनी थी, L0 और R0, ये वाली चीज आप देख ही चुके हैं। ये रहा L, ये रहा R। ये X जो है ये भी बेसिकली L ही है, इसको L1 कह दो, क्या फर्क पड़ता है, L2 बस, और बढ़िया। खाली RL दो चीजें हैं, R1 L1 सीरीज में, माइंड यू ये दोनों सीरीज में लगा रखी है। यहां पे R0 और L0 ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में R2 और L2 दोनों फिर से सीरीज में लगे हुए हैं।
तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का एक ही तरीका है, देयर इज ओनली वन मेथड, देयर इज ओनली वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दैट इज वन रेजिस्टेंस एंड वन इंडक्टेंस इन सीरीज। एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस को आपने सीरीज में जोड़ रखा है, खत्म, काम खत्म। यही प्राइमरी वाइंडिंग है, यही सेकेंडरी वाइंडिंग। कोर का मॉडलिंग क्या है, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस दोनों पैरेलल में जोड़ रखे बस। अब इसके अंदर जितना टोटल करंट जा रहा है दैट इज आई नॉट। आई नॉट इज नोन एज नो लोड करंट, आई नॉट इज नोन एज नो लोड करंट। एक बार फिर से दोबारा सेकंड डायग्राम पर आइए। सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आई म्यू करंट जा रहा है और आई डब्ल्यू जा रहा है, इन दोनों का वेक्टर सम इज आई नॉट, ये आई नॉट है। और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, अगर आपने लोड नहीं लगा रखा है तो सेकेंडरी साइड के अंदर कोई करंट नहीं जा रहा, यहां से जितना करंट जा रहा है दैट इज ओनली आई नॉट, ठीक, खाली आई नॉट करंट ड्रॉ हो रहा है। जब आप इसी पे लोड लगा देंगे तब यहां पर जाना शुरू होगा आई टू। इस डायग्राम में नहीं लिख रहा है, ठीक है, ये मैं आगे के लिए बता रहा हूं। इस डायग्राम में इसी में I2 जाना शुरू हो जाएगा। I2 कहां से आएगा, जब यहां पर I1 आएगा। I1 के दो पार्ट है, I नॉट जो इसके अंदर जा रहा है और इधर I2 डैश एक और पार्ट जो इस ट्रांसफार्मर के अंदर जा रहा है। ये वाला चीजें आप इसके अंदर देख सकते हैं थर्ड वाले डायग्राम के अंदर। I नॉट इसके अंदर जा रहा है, ये I नॉट है जो इस कोर के अंदर गया। I2 लोड के अंदर जा रहा है, I1 सप्लाई में से लिया जा रहा है और I2 डैश एक और करंट है जो ट्रांसफार्मर के अंदर जा रहा है, विच इज बेसिकली इक्वल एंड ऑपोजिट टू I2। I2 का इक्वल और ऑपोजिट है, इसलिए इसको I2 डैश बोलते हैं। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा इक्विवेलेंट सर्किट को एक्सप्लेन करना या इसके फेजर डायग्राम्स बना करके आपको समझाना कोई फायदेमंद बात नहीं है, उससे और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक। ये अभी हाँ आइडियल और प्रैक्टिकल में, आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड में फर्क आपने अभी क्या देखा है, खाली इतना फर्क है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कोर की रेजिस्टेंस नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कोर की रेजिस्टेंस भी है। कोर की रेजिस्टेंस है तो कोर की रेजिस्टेंस कुछ करंट खाएगी, वो करंट है IW। अपने डायग्राम से अगर आप देखिए तो उसके अंदर वो कोर की रेजिस्टेंस वो है IW, और वो IW की वजह से कॉपर लॉसेस उसके अंदर होने शुरू हो जाएंगे। ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। तो पूरा अगर सम अप कर दें ये वाला टॉपिक, तो क्या हो रहा है कि हमको कोर की ट्रांसफार्मर में जरूरत होती है जिससे कि फ्लक्स की बर्बादी ना हो। प्राइमरी वाइंडिंग में आप सप्लाई देंगे तो उसकी वजह से फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स पूरा सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में जब जुड़ेगा तभी वोल्टेज बनेगा। अगर आप कोर लगाते हैं तो जितना फ्लक्स बना है पूरा फ्लक्स उसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक। अगर आप कोर नहीं लगाते तो बहुत सारा फ्लक्स बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए आप कोर लगाते हैं। तो ये तो तीनों जो पार्ट्स हैं उनका पर्पस हो गया, उनका मतलब उनका पॉइंट क्या है, मतलब क्यों आपने लगा रखे, उनका रीजन क्लियर हो गया सबके। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग क्यों चाहिए, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब बेसिकली क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब डायरेक्ट दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इसके बावजूद म्यूचुअल इंडक्शन से उसमें वोल्टेज बन रहा है। बिजली का कोई भी तार प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को आपस में जोड़ के नहीं रखे हुए है, इसके बावजूद आपने प्राइमरी साइड में सप्लाई दी है और सेकेंडरी साइड में सप्लाई मिलनी शुरू हो गई। ये म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से हो रहा है, डायरेक्ट लिंक कोई भी नहीं है इसके बावजूद, ठीक। तो ये तीनों पार्ट हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर। प्राइमरी वाइंडिंग को अगर आप इलेक्ट्रिकली देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकली बिजली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें, डायग्राम में बना हुआ बोर्ड, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस, और ये दोनों कैसे लगी हुई हैं, श्रेणी में के समांतर में, सीरीज में। सीरीज में इसका मतलब हो गया श्रेणी में लगी हुई है। सेकेंडरी वाइंडिंग अगर आप देखें तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी यही काम हो रहा है, एक रेजिस्टेंस है एक इंडक्टेंस है, दोनों श्रेणी में यानी कि सीरीज में लगी हुई हैं। कोर अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस है एक इंडक्टेंस है वहां भी, लेकिन उन दोनों को पैरेलल में उन दोनों को लगा रखा है। यह पूरा का पूरा उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। क्लियर, ठीक।
इसका मेन पर्पस नहीं है, ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। कहने का मतलब यहां पर ये है कि अगर आप उसको इलेक्ट्रिकली देखिए, इलेक्ट्रिकली देखने का मतलब क्या है, अगर आप उसको फिजिकली नहीं देख रहे, आपने खाली उसके अंदर एक वोल्टेज दिया और उसके अंदर जो करंट निकली उसको खाली नाप लिया और नापने के बाद ये देखा कि उसका बिहेवियर कैसा चल रहा था, तो उसका बिहेवियर ऐसा चलेगा जैसे उसके अंदर एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस दोनों पैरेलल में लगा रखी हूं, ऐसा उसका बिहेवियर चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स आप लोग हैं तो आपको बहुत जल्दी ब्लैक बॉक्स अप्रोच आपको देखनी पड़ेगी। आप बेसिकली ये वाला देखेंगे कि मान लीजिए आपको एक बॉक्स दे रखा है, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है आप जानते नहीं, फिर भी आपको पता करना है कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, बिना खोले पता करना है। तो आप क्या करते हैं, और ऑफ कोर्स उसके अंदर बम बम नहीं लगा हुआ है, उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है खाली वही लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली करते क्या है, उसके अंदर एक वोल्टेज देते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज देते हैं। आपने उसके अंदर दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, दो आउटपुट टर्मिनल्स हैं। आपने आउटपुट टर्मिनल्स ओपन कर दिए, फिर इनपुट में वोल्टेज दिया, फिर आपने चेक करा कि आउटपुट वोल्टेज आउटपुट इंपीडेंस कितनी थी, फिर आपने वो शॉर्ट कर दिया और फिर आपने वोल्टेज दिया और फिर आपने चेक करा कि उसमें आउटपुट करंट और आउटपुट इंपीडेंस तब कितनी आ रही थी। तो ये इस तरह से, और उसके बेस पर आप ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इसके अंदर ब्लैक बॉक्स के अंदर एक इतनी रेजिस्टेंस लगी हुई है, या एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है, या एक कैपेसिटेंस है, और इस तरह से आपने लगा रखा है। तो वो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है उसका, इक्विवेलेंट सर्किट है उसका। जैसे बल्ब का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, बल्ब का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल, जस्ट वन सिंगल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रहा बल्ब। तो बेसिकली क्या है, ये बल्ब कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रिकली देख रहे हैं, दिस नॉट अ जोक। ये तब आपको बल्ब ऐसा दिखाई देगा अगर आप उसको इलेक्ट्रिकली देखेंगे। इलेक्ट्रिकली अगर आप उसको देख रहे हैं तब आपको ऐसा दिखाई देने वाला है, वरना ऐसा दिखाई नहीं देगा, ठीक है, वरना ऐसा दिखाई नहीं देने वाला। खाली इलेक्ट्रिकली अगर आप उसको देखें, फिजिकली तो आपको ग्लास बल्ब दिखाई देगा, उसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ वो दिखाई देगा, उसके अंदर जो होल्डर लगा हुआ है वो सब चीज दिखाई देंगी, लेकिन इलेक्ट्रिकली देखने पर खाली एक रेजिस्टेंस दिखाई देने वाली है। तो दैट इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। उसी तरह से ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इसके अंदर इनबिल्ट होती है या हम बाहर से लगाते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज इनबिल्ट ही है, ये जो कुछ भी इनबिल्ट भी नहीं है, आपने तो खाली वाइंडिंग कर रखी है, प्राइमरी साइड में वाइंडिंग कर दी, दैट्स ऑल। उस वाइंडिंग को नाप के देख रहे हैं कि ये किसके बराबर है, तो एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस के बराबर निकल के आ रही है, बस खाली ये चीज, ठीक है, खाली ये वाली चीज है। उसके अंदर आपने कोई रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस अलग से लगा के नहीं रखा हुआ है, आप खाली उसको नाप पे देख रहे हैं कि ये किसके बराबर निकल के आ रहा है, तो वो इसके बराबर निकल के आ रहा है। तो कोई सेपरेट एडजस्टमेंट नहीं है, कोई सेपरेट अटैचमेंट नहीं है, ये सब अपने आप ही है, ठीक। ईएमएफ इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो एक स्टेप का है, जस्ट वन सिंगल स्टेप, बाकी सब चीजें उसमें आप ऐड करते जाते हैं। वन सिंगल स्टेप ईएमएफ इक्वेशन। देखिए, अगर आप उसमें सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने की वजह से जो फ्लक्स बन के निकलता है, वो फ्लक्स की जो वेव फॉर्म होती है दैट इज लाइक दिस। इस वेव फॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी इज एफ, फ्रीक्वेंसी एफ है। अगर ये फ्रीक्वेंसी एफ है तो यहां से लेके यहां तक का इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड टी बराबर 1/f, ये हो गया 1/f। अगर ये 1/f है तो ये 0 से मैक्सिमम कितनी देर में पहुंचेगा, इसकी वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक 1t है, यहां से यहां तक t है, यहां से यहां तक कितना होगा t/2, और यहां से यहां तक कितना होगा t/4। वो देखने में इसमें नहीं लग रहा क्योंकि मैं थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, लेकिन वो गलती मेरी है, वो वेव की गलती नहीं है, वेव तो सीधी है, ये बीच में ही आ रहा है। ये कितना हो गया t/4। अगर t/4 है और t बराबर 1/f है तो यहां से तक की वैल्यू कितनी हो गई 1/4f। मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, दिस इज 1/4f, ठीक है।
1/4f सेकंड में, इतनी देर में जो फ्लक्स था वो यहां 0 से बढ़ता बढ़ता 5m तक पहुंच गया। ठीक, इतनी देर में 1/4f टाइम में ये जो फ्लक्स था वो 0 से लेकर 5m तक पहुंच गया। तो चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स कहां से कहां तक पहुंच गया? 0 से 5m तक। तो फ्लक्स के अंदर कितना चेंज आया? मान लीजिए आपके पास पहले 0 रुपए थे और फिर उसके बाद में आपके पास 100 रुपए हो गए। कौन सा बड़ा फर्क पड़ गया? 1 लाख रुपए हो गए। ठीक है, और बड़ी वैल्यू मान लीजिए जो कुछ भी, चलो 100 रुपए मान के चल लेते हैं यहाँ पर फिलहाल। तो मान लीजिए आपको 100 रुपीज हो गए, तो आपके पास में कितना पैसे का फर्क पड़ा? आपके कितने रुपए का? 100 रुपए का फर्क पड़ा। ठीक है, तो इसमें चेंज इन फ्लक्स डी फाई कितना हो गया? डी फाई कितना हो गया? 5m। 5m तक तो बढ़ गया है, तो ये हो गया 5m। और कितनी देर में हुआ? 1/4f, इतनी देर में। तो dt की वैल्यू कितनी है? चेंज इन टाइम 1/4f। 1/4f टाइम के अंदर 5m फ्लक्स बदल गया। इतनी देर में इतना फ्लक्स बदल गया। ईएमएफ इक्वेशन ये कहता है कि ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड, में ये वाली चीज तो लिखनी पड़ेगी, लिख देता हूं। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर टर्न, एक टर्न के अंदर जितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, दिस इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5m अपॉन 4f, 5m अपॉन 1/4f। So this is equal to 5m upon 1/4f, which is equal to 4f 5m वोल्ट्स। डेरिवेशन तो पूरा हो गया, डेरिवेशन खत्म हो गया, खाली एक स्टेप का था। d5/dt अगर आपको निकालना आ गया, ये क्या सब लोगों को समझ में आ गया? सब निकाल सकते हैं इस चीज को। 1/4f कहां से आया? देखो, टाइम पीरियड जो इसका है, इसका टाइम पीरियड दैट इज t। इतने टाइम में वो यहां से यहां तक पहुंच रहा है, इसका मतलब, और t बराबर होता है 1/f फ्रीक्वेंसी के, हमेशा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन वगैरह तो सब आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। तो ये अगर t है तो साइन वेव ये यहां से यहां तक कितना हो गया? t/2 आधा, और ये कितना हो गया? t/4 चौथाई। तो 1/4f का चौथाई, तो 1/4f, 1/f का 1/4 कर दिया, ये वाला काम कर दिया। सो दिस इज 4f 5m वोल्ट्स, ये वाला हो गया। अगर आपके पास में हो गया, तो उसके बाद एक टर्न में अगर इतना बन रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड में अगर n1 है, एक टर्न में इतना वोल्टेज, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n1, तो टोटल एवरेज ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा? 4f 5m मल्टीप्लाइड बाय n1। ठीक, तो एवरेज ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग इज इक्वल टू 4f 5m इंटू n1 वोल्ट्स। ये एवरेज है। एवरेज को अगर आप आरएमएस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर होता है एवरेज वैल्यू को आरएमएस वैल्यू में। एवरेज वैल्यू को अगर आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना होता है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है, फॉर्म फैक्टर इज नोन एज, फॉर्म फैक्टर इज सिंबलाइज्ड एज KF and this is equal to √2 which is equal to 1.11। तो अगर एवरेज वैल्यू ये है तो आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो KF की वैल्यू होती है दैट इज 1.11, इसके बराबर होती है। तो आरएमएस वैल्यू इसको अगर निकालनी है तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू KF इंटू F 5m n1 वोल्ट्स। बस ये हो गया। यहां KF की वैल्यू कितनी है? 1.11। तो ये हो गई प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जितना बन के निकल रहा है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना बन के निकल रहा है? आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्राइमरी इतना हो गया, और आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग, यही चीज सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए कितना हो गया? कौन बताएगा सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए?
सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए इनटू N2, दैट्स करेक्ट, बस करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात। यही पूरा फॉर्मूला है, इसमें N1 की जगह N2 आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। 4 इंटू के F छोटा है, F से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये F दूसरा है, बड़ा वाला है, 5M इंटू N2 वोल्ट्स, ये इसका इमेज, ठीक।